इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति है बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास, सबसे बढ़िया दवा हंसी। और दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि ये सब निःशुल्क हैं। तो चलिए आपकी इसी संपत्ति में इजाफा करने मैं प्रिया जैन पूरे धैर्य और विश्वास के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ 9 अप्रैल में करंट अफेयर्स को लेकर। एम विद राकेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो विदाउट मेक एनी डिलेस शुरू करते हैं आज का सेशन पिछले प्रश्न के जवाब के साथ। दोस्तों, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हाल ही में कौन नेस्कॉम के चेयरमैन बने। इसका सही जवाब केशव मुरुगेश। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे लर्नर्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया। और मैं हमेशा कहती हूँ एक्टिव बने रहिए। अगर आपको आंसर्स आते हैं या नहीं भी आते तो आप कमेंट करके प्लीज़ अपने आंसर को, जो भी आप सोचते हैं, उसको शेयर किया करें। तो देखिए, नेस्कॉम के चेयरमैन केशव मुरुगेश बने हैं हाल ही में। और अगर वाइस चेयरमैन की बात करें तो यूबी प्रवीण राव हैं। पहले ये इंपॉर्टेंट पर्सन्स में इसके आया करते थे, लेकिन अब ये पोस्ट ले चुके हैं। और वैसे बहुत सारे नाम हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको सभी नाम याद नहीं हो सकते, इसलिए जो इंपॉर्टेंट हैं वही आपको नाम याद होने चाहिए। थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं नेस्कॉम के बारे में। तो देखिए, नेस्कॉम का फुल फॉर्म है द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। बेसिकली एक ट्रेड एसोसिएशन है जो कि इंडियन आईटी और बीपीओ इंडस्ट्री के लिए काम करती है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1988 में। क्यों हुआ था इसका एस्टेब्लिशमेंट, किस लिए सेटअप की गई थी नेस्कॉम कंपनी? तो देखिए, नेस्कॉम को सेट जो किया गया था वो किया गया था बेसिकली बिजनेस ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए। और किस बिजनेस ट्रेड की बात चल रही है? ये बात चल रही है कि बिजनेस ट्रेड को सॉफ्टवेयर और उससे रिलेटेड सर्विसेज के लिए फैसिलिटेट किया जाए। साथ ही जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हैं उनकी एडवांस रिसर्च के लिए एनकरेजमेंट करने के लिए या एनकरेज करने के लिए नेस्कॉम को सेट करने की बात रखी गई थी, जिसको बाद में सेट भी कर लिया गया। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर है और 2000 कंपनीज से भी ज़्यादा इसके मेंबर्स हैं। तो यहाँ से आपको ये सारी बातें आई होप क्लियर हो गई होंगी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगी। कुछ लर्नर्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखिए, मैं पॉइंट ऑफ व्यू ही कहूँगी इस बात को कि मैम आप जो कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप देते हैं किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, वो भी सब आप लिख दिया करें। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हम जिस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, जिन एग्ज़ाम्स के लिए हम ये करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, वहाँ पर स्पून फीडिंग वाला काम नहीं चल सकता, है ना? दूसरी बात ये कि अगर हम सब चीज़ लिखने लगे तो फिर ये तो न्यूज़पेपर ही आ जाएगा ना यूट्यूब पे। हम न्यूज़पेपर ही फ़ोटो क्लिक करेंगे और डाल देंगे और मैं पूरा रीड कर दिया करूँगी, है ना? थोड़े-सा कड़वे वचन लग रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन चलो थोड़ा-सा बुरा भी मान लेना आप लोग। लेकिन चलो बुरा मान के ही सही, पर मेरी बातें ध्यान से सुन लिया करो। सुनने के बाद जो-जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, क्योंकि मैं ना बेसिक चीज़ें ही बताती हूँ, ऐसी चीज़ें जो आपको जनरली पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि अपने आप को लगता है कि देखो हमने तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी इनके बारे में, बस ये इसका बेसिक ही नहीं पता था। तो इसलिए वो बेसिक चीज़ें मैं बता देती हूँ। अगर आपको मालूम होती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप डेली बेसिस पे हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो आपको ये चीज़ें डे टू डे सुनकर वैसी ही चीज़ें याद हो जानी हैं। अगर नहीं याद होती तो आप उसको लिख सकते हैं और फिर अपने बिहाफ पर आप उसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, सब चीज़ें लिख पाना पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन जितनी चीज़ें हम लिख कर बताते हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं बता देती हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि आपका डेली बेसिस पर एक ओरल रिवीजन होता रहे। अगर रिटन में हम सब कुछ देंगे तो फिर तो यहाँ पर इतना मैटर तैयार हो जाएगा कि आप लोग शायद पढ़ते-पढ़ते बोर हो जाएँ और मैं शायद बताते-बताते कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही पता भूल जाऊँ कि मैं बताना क्या शुरू कर रही थी और पहुँच कहाँ गई। तो देखिए, ये चीज़ें नहीं हो सकती पॉसिबल। हम एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर और उसी को रिलेट करके बहुत सारी चीज़ें और बता देते हैं। तो अगर देखो किसी को बुरा लगा हो इस बात को लेकर तो थोड़ा-सा लगा लेना और मैं सॉरी माँग लेती हूँ। बुरा लगवा लो अपने आप को, और बुरा लग के ना मुझे गुस्सा करके कमेंट लिख देना, लेकिन पढ़ ज़रूर लेना। चलिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के प्रश्न पे पहुँच जाते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? अच्छा, वैसे मैं इतना बुरा भी नहीं बोलती कि आप लोगों को समझ नहीं आता। ठीक है, आप थोड़ा एडजस्ट करते होंगे, कभी-कभी गड़बड़ करती हूँ मैं, थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बुरा तो नहीं है यार। एडजस्ट कर लिया करो, सुन के लिख लिया करो, नोट कर लिया करो, थोड़े हाथ चलाया करो ना। अब तो गर्मियाँ भी आ गई हैं, ऐसा भी नहीं कि सर्दियों में मैम लिखा नहीं जाता। चलाया करो यार हाथ थोड़े से। चलिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आपको जितनी भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, बढ़ जाते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ बात चल रही है वर्ल्ड हेल्थ डे की। तो देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7 अप्रैल।
प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें वर्ष 2019 की थीम की, तो देखिए मैंने पहले भी कहा है थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी इस तरह के डेज़ आते हैं, आप एक डे पेज अलग बना लीजिए और जब आप इंपॉर्टेंट डेज़ जब हम आपको बताते हैं तो आप उसको एक ही पेज पे सब इंपॉर्टेंट डेज़ को नोट कर लीजिए और साथ में 2019 डाल के उसकी थीम भी वहीं पर नोट कर लीजिए और डेली बेसिस पर उनको रिवाइज़ करते रहिए। तो 2019 की जो थीम है वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर, ये इसकी थीम रखी गई है। बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों मनाया जाता है, तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ डे WHO की एस्टेब्लिशमेंट डेट को याद रखने के लिए मनाया जाता है। WHO की बात करें तो 7 अप्रैल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो उसी की याद के रिगार्डिंग वर्ल्ड हेल्थ डे को 7 अप्रैल में हर साल सेलिब्रेट कह सकते हैं आप, मनाया जाता है ये। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों को उन्हीं की हेल्थ के बारे में जागरूक करवाना, मतलब अवेयरनेस बढ़वाना कि द हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। चलिए बढ़ते हैं इसके हेडक्वार्टर की तरफ। अगर मैं बात करूं तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो यहाँ से बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट कहे जाने वाले किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पद्मश्री पुरस्कार विजेता का निधन हुआ है। तो देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर बिहारी लाल गोपाल दास पटेल। यहाँ से आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद शहर में फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट कहे जाने वाले प्रसिद्ध अर्थशास्त्री व पद्मश्री विजेता डॉक्टर बिहारी लाल गोपाल दास पटेल का निधन हुआ है। तो यहाँ से आपको इनका नाम, इनको किस नाम से जाना जाता था, कहाँ इनकी डेथ हुई है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने मुंबई उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रदीप नंदराजोग। देखिए मुंबई उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो यहाँ पर नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी प्रदीप नंदराजोग ने शपथ ली। और किसके स्थान पर इन्होंने शपथ ली है, नरेश पाटिल जी के स्थान पर इन्होंने शपथ ली है। अगर बात करें प्रदीप नंदराजोग की, तो ये इससे पहले राजस्थान और इवन दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। TBN राधाकृष्णन के बारे में भी थोड़े दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि कोलकाता हाई कोर्ट के हाल ही में मुख्य न्यायाधीश की शपथ इन्होंने ली है और उससे पहले ये हैदराबाद में चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे थे। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास का संबंध है। तो इसका संबंध किससे है, देखिए इसका संबंध है भारत सिंगापुर से। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर का संयुक्त युद्धाभ्यास है और ये 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक झांसी के बबीना में आयोजित की जाएगी। तो यहाँ से आपको डेट स्पेशल है कि आपको झांसी के बबीना में ये पता होना चाहिए, मतलब आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए और ये एरिया पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पर है। ठीक है, इसके नाम से आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कहाँ पर हुआ, कौन सी डेट में हुआ और किन देशों के बीच में हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2019-20 की अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति यानी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी यानी 2 महीने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी लाई गई है, समीक्षा में बैंक दर को कितने प्रतिशत रखा है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन रिजर्व बैंक ने 2019-20 के लिए अपनी 2 मंथ्स की मॉनेटरी पॉलिसी को डिक्लेयर कर दिया है, जिसमें अलग अलग रेट्स को उन्होंने जो है हम कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस करवाया है। तो इसमें इन्होंने पूछा बैंक रेट कितना है, तो बैंक रेट रखा गया 6.25%। अगर बात करें 6.25% जो है वो आपका बैंक रेट रखा गया है। इसके अलावा रेपो रेट की बात करते हैं तो 6.0%, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। रिजर्व रेपो रेट 5.75%, मैंने उसी सेशन में आपको बताया था कि रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट किन्हें कहते हैं। बैंक रेट जनरल होता है। बात कर लेते हैं MSF की। तो देखिए MSF क्या है, ये MSF होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो कि कितना रखा गया 6.25%। परसेंटेजेस आपको याद होनी बहुत जरूरी है। बैंक, रेपो रेट, ये बहुत कॉमन से हैं जो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। MSF के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा कि MSF एक बहुत ही मतलब वेरी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती हैं जो बेसिकली स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए होती हैं। ये एक तरह की स्कीम है जो कि स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए होती हैं। बेसिकली इस स्कीम के अंदर क्या होता है कि ओवरनाइट बोरोइंग्स भी कोई स्केड्यूल्ड बैंक RBI से ले सकता है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 में किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर
पुरुष के रूप में जाना गया। मतलब आपको मेल कैटेगरी बतानी है कि स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी किसको जाना गया। तो देखिए इसका सही जवाब है यहाँ से नीरज चोपड़ा, एथलेटिक्स। देखिए हाल ही में 11 श्रेणियों में ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स अवार्ड 2018 प्रदान किया गया, जिसमें अगर बात करें नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी, PV सिंधु बैडमिंटन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी, अगर सौरभ चौधरी शूटिंग कैटेगरी की बात करते हैं तो इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का इन्हें अवार्ड मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो प्रदीप कुमार बनर्जी फॉर फुटबॉल, और टीम ऑफ द ईयर की बात करें तो टेबल टेनिस महिला टीम को मिला है। तो यहाँ से आपको सारे पता होने चाहिए और आप इन्हें नोट कर सकते हैं अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लगते हैं। अदरवाइज़ मैं अपनी बात करूँ तो मैं बता दूँ कि ये वाकई में इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य के फेंग गांव को कार्बन पॉजिटिव टैग मिला है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन पॉजिटिव टैग अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो देखिए मिला है मणिपुर में। मणिपुर के इम्फॉल ज़िले के फेंग गाँव को भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव टैग मिला है। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि कार्बन पॉजिटिव टैग का मतलब क्या है। अच्छा, कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कार्बन एमिटिंग कंट्रीज़। तो कार्बन एमिटिंग कंट्रीज़ में सबसे ऊपर नाम किसका है ये आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। फर्स्ट पोजीशन किसकी है, सेकंड किसकी है, थर्ड किसकी है, और फिर फोर्थ नंबर पर इंडिया आता है। कुछ सर्टेन कंडीशंस में इंडिया को थर्ड पोजीशन दी गई है, तो वो भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। कार्बन एमिटिंग कंट्रीज़ में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन किसकी है, फोर्थ मैं बता रही हूँ इंडिया की है। चलिए अब समझ लेते हैं कार्बन पॉजिटिव टैग क्या है। तो देखिए कार्बन पॉजिटिव टैग उन एरियाज़ को मिलता है जहाँ पर जितना कार्बन एमिट हो रहा है, जितना कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, आप कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, उससे ज़्यादा अगर वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए कार्बन, तो उन एरियाज़ को हम कार्बन पॉजिटिव टैग दे देते हैं। बेसिकली इससे हेल्प क्या मिलती है, एक तो ये तो है ही कि अपने आप में पॉजिटिव चीज़ हो गई कि देखो कार्बन जितना एमिट हो रहा है उससे ज़्यादा वो एब्जॉर्ब कर रहा है, नहीं आसपास का एरिया भी शुद्ध हो रहा है। इससे हो क्या रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उसका फ्लो जो है वो स्लो हो रहा है। और इसके साथ साथ जो आप देख रहे हैं आजकल वेदर इम्बैलेंस हो रहा है, एकदम से तेज़ गर्मी पड़ रही है, फिर अचानक ही बारिश हो रही है कहीं पर, फिर एकदम हम देख रहे हैं ठंडी हवाएं आ रही हैं, सुबह के टाइम ठंड हो रही है, दिन में भयंकर गर्मी हो रही है। तो वो जो वेदर इम्बैलेंस है ना, उसमें भी इसका अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो नेचुरल एनवायरनमेंट जैसा होता है वैसा वापस आने लग रहा है। तो कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में जहाँ आप देखते होंगे कि पोल्यूशन कम होता है, तो वहाँ जनरली पहले जैसे एनवायरनमेंट है। जैसे कि इंडिया में हम कहते हैं 4 महीने का आपका मौसम होता है, तो वो उसी तरीके से जो ऋतुएं हैं वो उसी तरीके से चल रही हैं। 3 महीने की जो ऋतु चलती हैं वो वैसे ही चल रही हैं, चारों ऋतु। लेकिन अब सब डिस्टर्ब हो रहा है, गर्मी ज़्यादा दिन होने लगी है, सर्दी कम होती है, बारिश का कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो ये जो वेदर इम्बैलेंस है इसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अगर जो रीजंस हैं वो कार्बन पॉजिटिव हो जाए तो। अच्छा, यहाँ से बात कर लेते हैं मणिपुर की, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको स्टेट का जरूर नाम पता होना चाहिए और साथ में इस विलेज का नाम भी आपको पता होना चाहिए। मणिपुर की बात करें तो आपको लोकसभा सीट्स आप यहाँ से मुझे बताएंगे मणिपुर की। यहाँ से देखो इसी क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन आपको मुझे बताने हैं, कार्बन एमिटिंग कंट्रीज़ और दूसरा मणिपुर में लोकसभा सीट्स कितनी है। चलिए बढ़ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस स्थान पर भारत यूक्रेन वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन की चौथी बैठक आयोजित की गई? तो देखिए कहाँ की गई, नई दिल्ली में की गई है। मैं एक बार दोबारा इसका नाम बता देती हूँ। इसका शॉर्ट फॉर्म IUWG टेक बोल सकते हैं आप इसको। ये है इंडिया यूक्रेन वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो ये कहाँ बैठक आयोजित हुई है, ये हुई है नई दिल्ली में। तो यहाँ से आपको इसका नाम पता होना चाहिए और साथ में प्लेस पता होना चाहिए। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे एशियाई फुटबॉल परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए चुना गया है शेख सलमान बिन इब्राहिम को। देखिए एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पुणे शेख सलमान बिन इब्राहिम को चुना गया। अब देखिए हमने यहाँ पे पुणे लिखा है, तो पुणे क्यों लिखा है इसका मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा कि देखो मैं पूरा डिटेल बता देती हूँ आपको। देखिए शेख सलमान बिन इब्राहिम 2 मई 2013 में AFC के 10th प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे और उसके बाद 2015 में भी इनको री इलेक्ट किया गया और ये अनअपोज री इलेक्ट हुए उस समय पर। कहाँ पर? एशियाई फुटबॉल परिसंघ के प्रेसिडेंट बने और साथ में फीफा के वाइस प्रेसिडेंट बने। अनअपोज री इलेक्टेड हुए ये वहाँ पर। और उसके बाद 2019 में फिर से इन्हीं 2 पोस्ट पर ये री इलेक्ट हो गए अगले 4 सालों के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर हमने पुणे लिखा है। आपको पता होना चाहिए कि 2013 से अब तक ये लगातार तीसरी बार इलेक्ट हो रहे हैं। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो देखिए ये किया गया है टाटा स्टील को।
कंपनी द्वारा निकलने वाले बाई प्रोडक्ट्स और वेस्ट को उचित ढंग से पुनः उपयोग करने के लिए टाटा स्टील को ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि ये इसमें क्या बताया गया है। तो बढ़ जाते हैं अब आज के लास्ट थिंग पर। तो देखिए, लास्ट थिंग बताने से पहले क्वेश्चन क्लियर करना चाहूँगी। मुझसे कुछ लर्नर्स ने 5G वाले क्वेश्चन के बारे में बात की थी कि मैडम 5G नेटवर्क वाला क्वेश्चन हमें क्लियर नहीं हुआ। तो देखिए, मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे एक बार आपको। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि 5G नेटवर्क चाइना के किस शहर में सबसे पहले लॉन्च हुआ। तो किस शहर में उसकी स्टार्टिंग हुई? शंघई में। चाइना के किस शहर में सबसे पहले स्टार्ट हुई? शंघई में। और विश्व की बात करें अगर, तो विश्व में किस देश ने 5G नेटवर्क को सबसे पहले लॉन्च किया? तो वो किया है साउथ कोरिया ने। ठीक है जी। यहाँ से चलो एक क्वेश्चन और बता देती हूँ करंट अफेयर्स का, हमने लिखा नहीं, मैं जनरली आपको बता देती हूँ कि साउथ कोरिया में अब जो 5G नेटवर्क जो इशू हो चुका है, सॉरी इशू कह रही हूँ, लॉन्च हो चुका है, उसे लॉन्च करने में अब फ़ोन भी वहाँ पर लॉन्च कर दिया। 5G नेटवर्क के साथ फ़ोन भी लॉन्च हो गया है। और किस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है? तो सैमसंग कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। किस नाम से हुआ है? S10 सैमसंग कंपनी का 5G नेटवर्क फ़ोन साउथ कोरिया में लॉन्च हो चुका है। सो दोस्तों, आई होप आई एम क्लियर टू ऑल क्वेश्चंस। आई होप आपको मेरी बातें बुरी नहीं लगी होंगी। और बस इतना ही कहना चाहूँगी, आप ही के फेवर में है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।